बताना है। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट टाइम कोई भी पूछे ना आपसे कि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो जवाब यस में होना चाहिए, ना कि नाम में एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू। अब एसेट्स होता क्या है जी? कोई कुछ ऐड करना चाह रहा हो कि एसेट्स क्या होता है? कोई बताने की कोशिश कर रहा हो? व्हाट इज एसेट? सर यस सर, बिल्डिंग वगैरह ये हमारे एसेट्स में आते, गुड्स सर, गुड्स वगैरह। तो उसको मैं पहचानूंगा कैसे कि ये मेरे एसेट्स है? आपने तो बोल दिया बीबीए को समझ नहीं आई है। जी जवेरिया बोले आपने। जी सर बिजनेस आपके पैसे सर वो चीजें बिजनेस खुद ऑन करता है। ठीक है, सर जो बिजनेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स गेन करता है तो उस चीज को ऐसा कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डिफिनेशन देख ले। डिफिनेशंस है हमारे पास। अ रिसोर्स कंट्रोल बाय एन एंटिटी। हाँ, ये मेरे स्क्रीन के साथ जो है ना, आप लोग ये ना करें, ये फिर गड़बड़ होता है। थोड़ा सा ये हटा दे प्लीज। अच्छा, ये हमारे पास इसकी डिफिनेशंस है एसेट्स की कि अ रिसोर्स कंट्रोल बाय एन एंटिटी as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity. अब इसका मतलब क्या है? A resource controlled by an entity as a result of past event. For example, जैसे हमने बात की है बिल्डिंग्स की, कि हमारे पास जो है ना बिल्डिंग्स, लैंड, ये सारे जो है ना हमारे एसेट्स में आते हैं। तो एसेट्स को जब तक ये डिफिनीशंस को वो फुलफिल नहीं करेगा, हम उसको एसेट नहीं कह सकते। लैंड की बात की, लैंड आपने कंट्रोल अगर आपका इसके ऊपर आ गया तो ये आपका एसेट्स है। कंट्रोल अगर आपका इसके ऊपर आ गया तो ये आपका एसेट्स है। अगर तो कंट्रोल आपका इसके ऊपर नहीं है तो फिर हम इसको एसेट नहीं कह सकते। फर्स्ट पॉइंट, आपके पास क्या होना चाहिए? उसका कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर है? ये तो नॉन करंट एसेट होगा। बता रहा हूं। इसके बाद इज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। इस नॉन करंट एसेट्स को आपने खरीदा होगा, परचेज किया होगा, ठीक है? जो खरीद लेते हो ये पास्ट इवेंट हो गया, और फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। ये जो बिल्डिंग आप यूज कर रहे हो, इससे एंटिटी कुछ बेनिफिट्स फ्यूचर में लेगी, तो ही जो है ना आपने इसको जो है ना एसेट में डाला हुआ है। बिल्डिंग्स को अगर आपने फैक्ट्री के लिए यूज कर रहे हो, तो फैक्ट्री के टाइम पे जो फैक्ट्री में जो प्रोडक्शंस वगैरह हो रही है, तो प्रोडक्शंस के बाद जो है ना उसको जो रीसेल करते हो, तो जो बिल्डिंग से आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले रहे हो, तब जाके आपने इसको एसेट्स में कंसीडर कर दिया। अब एक बिल्डिंग है, सेम बिल्डिंग, उसको आपने लीज पे ले लिया, परचेज नहीं किया, लीज पे ले लिया, तो क्या इसको मैं कह सकता हूं कि ये जो है ना आपका एसेट है? नो सर, ये लायबिलिटी होगी। ये लायबिलिटी होगी। किसने कहा ये? सिद्रा आपने कहा ये? यस सर। ओके, आप कह रहे हो लायबिलिटी होगी। कैसे? सर क्योंकि आपने इसको प्रॉपर ऑन नहीं किया होता। प्रॉपर ऑन नहीं किया होता। चले, सब कह रहे हैं कि ये लायबिलिटी होगी। आप क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि हमने एसेट की डिफिनेशन कर ली कि एसेट्स वो होता है जिसके कंट्रोल आपके पास हो, एंटिटी उसको कंट्रोल कर रहा हो, और किसी पास्ट इवेंट के पास जो है ना की वजह से आपके पास आया हो। फॉर एग्जांपल आपने परचेजेस किए हो, और उस एसेट से आप फ्यूचर में कुछ बेनिफिट्स ले रहे हो।
बिल्डिंग की बात की, या फिर हम व्हीकल की बात कर लेते हैं कि व्हीकल से आपने फ्यूचर में बेनिफिट्स ले रहे हो, तो हम उसको कहते थे कि ये एसेट्स है। अब मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि जो लीजिंग है, लीजिंग का सबको पता है? यस सर। हाँ, लीजिंग वो चीज होती है जब आप कोई बिल्डिंग या कार वगैरह किसी और बंदे से कुछ टाइम के लिए लीज पे ले लेते हो और उसको कहते हो कि मैं टाइम पेमेंट करूंगा। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ? हमारे पास एक्सपेंसेस सिद्रा होगा कहा क्योंकि नहीं, ये ये आपकी लाइबिलिटी नो है। सर, एसेट नो नो सर, सर। नो सर। सर ये रेंट आंसर पे नो ले है। रहे हैं हम लोग। सर ये एक्सपेंस है हमारे पास। सर ये ये एक्सपेंस बन रहा है सर हमारा, सर चले, ये डेबिट में नोट हो जाएगा सर। रेंट पे ले रहे हैं ना मैं ये। कह ठीक सर है, जब मैं तक कह है देता तब तक एसेट है ना, ठीक है, जब ठीक तक है, हमारे पास मैं है तब तक एसेट है। ठीक है, मैं इसको 10 साल के लिए ले रहा हूँ, बल्कि 100 साल के लिए ले रहा हूँ। अब क्या होगा? 100 साल के लिए ले रहा हूँ। सर सर फिर हम तो ये इसमें रेंट हमारे पास फिर रेन्यू एसेट होगा आ सर। जाएगा तो सर ये। एक एक बोले ना तो फिर समझ आएगी, एक एक बोले ना फिर समझ आएगी, आप लोग को भी या मुझे भी। सर हमें सर इसको हमारे रेंट पे करना होगा तो ये एक्सपेंस बनेगा हमारा। नहीं सर, ऐसे रेंट नहीं पे करना होता वैसे। चले जी, चले, अब सुन ले, सारे सुन ले। अनफॉर्चुनेटली आप लोग जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हैं। सर हमारे डेबिट में नोट होगा यस सर, हमारा एसेट ही है। सिटी का। अच्छा, ये होता क्या है? पहले तो ये हो रहा था कि लीजिंग जो है ना, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज आपका होता था। अभी वो स्टैंडर्ड खत्म हो गया। अभी आईफआरएस आई थिंक 16 है लीजिंग का, कि आप जो है ना इसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में रिकॉर्ड करोगे। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कह रहा है कि आप अपने स्टेटमेंट को और लीजिंग को ऐसे रिकॉर्ड करोगे अगर तो वो लॉन्ग टर्म हुआ, जिसके लाइफ टाइम क्या हुई, मोर देन 1 ईयर हुए, तो आपने उसको लॉन्ग टर्म में डालना है। लॉन्ग टर्म में डालना है, लेकिन बिल्डिंग को अगर आपने लिया हुआ है लीज पे तो आपने बिल्डिंग के नाम से नहीं डालना है उसको, और इसको आपने रिकॉर्ड करना है अपने एसेट के साइड्स पे। और एसेट्स के साइड पे क्यों रिकॉर्ड करना है? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मैं अगर ज्यादा इन डेप्थ में जाऊं तो मुझे बताना, फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं एसेट्स की डिफिनेशन बता रहा हूं कि आपने अपने स्टेटमेंट में एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, और एसेट्स को एसेट ही रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करना है, जैसे आप अभी गलती कर रहे हो। एसेट्स को एसेट रिकॉर्ड करना है और एक्सपेंस को एक्सपेंस कैसे करना है वो ही बता रहा हूं मैं। तो एक कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब ये, सब्सटेंस मींस रियलिटी, फॉर्म मीन लीगली। रियलिटी में ये एसेट्स किसका है? जिससे आपने लिया है। और लीगली जो है ना, ये किसके पास आ गया? आपके पास आ गया। फॉर एग्जाम्पल, बैंक को आपने कहा कि मुझे लीज पे गाड़ी दे दे, उन्होंने आपको 5 साल के लिए लीज पे गाड़ी दी। लीज की जो गाड़ी की कीमत थी वो 50 लाख, और आप 5 लाख, वो 5 साल में आप उसको पेमेंट कर रहे हो 70 लाख। रियलिटी में इस एसेट्स की कीमत है 50 लाख, लीगली आप उसको पेमेंट कर रहे हो 70 लाख। ये जो डिफरेंस अमाउंट है 50 लाख और 70 लाख के बीच, ये क्या है? ये आप उसको जो है ना, जो टाइम आपने लिया है ना 5 साल का, ये उसकी जो है ना, जो आप पेमेंट कर रहे हो, दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट। अब इस एसेट से आप क्या करते हो? हर साल, बल्कि हर रिपोर्टिंग पीरियड पे आप उससे कुछ बेनिफिट्स भी ले रहे हो। अगर तो आपने एंटिटी के लिए किसी स्टाफ को दे दिया, या आपने अपने एक्टिविटी में, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में उसको यूज कर रहे हो, बेनिफिट्स तो ले रहे हो। तो एसेट का जो एक डिफिनीशन है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? वो ले रहे हो। दूसरा, एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, कहां से आया? आपने उसके साथ लीज टर्म्स किए, लीज एग्रीमेंट किया, उन्होंने आपको कहा कि हम आपको एसेट्स दे देंगे, गाड़ी दे देंगे 5 साल के लिए, और इसमें जो भी खराबी वराबी होगी वो आपने बेयर करना है, सब कुछ आपने करना है। तो ये गाड़ी आपके पास आ गई है और कंट्रोल भी आप ही कर रहे हो, लेकिन आप उसको एसेट्स में डालोगे
गाड़ी के नाम से नहीं, सर डेटर्स राइट के टू नाम यूज ऑफ एसेट्स, राइट नहीं, राइट टू यूज ऑफ एसेट्स, व्हीकल के नाम से नहीं, राइट टू यूज ऑफ एसेट्स। ये एसेट्स जो आपके पास आया उसके राइट्स आपने ले लिए, उसको यूज कर रहे हो आप। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अगर तो यही गाड़ी आपने मार्केट से 50 लाख में ले लिए, समझ नहीं आ रही। जी 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 ठीक है मैं समझा रहा हूं। अगर तो यही गाड़ी आपने सिंपली अपने मार्केट से ले लिए, सिंपली 50 लाख की ले लिए, तब तो आपने जो है ना उसको पास्ट इवेंट की वजह से परचेज कर लिया, इससे आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी ले लोगे और कंट्रोल भी आपके पास आ गया, तब तो सिंपली आपके पास एसेट हो गया। लेकिन अगर यही गाड़ी आपने बैंक से लीज पे ले ली है 50 लाख के बजाय 70 लाख पे, तो आपने उससे 5 साल की जो है ना 5 साल में जो पेमेंट करोगे वो तो एक्चुअल में 50 लाख की, लेकिन आप 70 लाख पेमेंट कर रहे हो। तो जो 50 और 70 का है, मैंने कहा ये इंटरेस्ट का फैक्टर है, लेकिन यही गाड़ी तो आप यूज कर रहे हो, उनके राइट्स पे आप सारे यूज कर रहे हो, सब कुछ आप यूज कर रहे हो, दैट इज राइट टू यूज ऑफ एसेट्स है। अभी हम ये जो राइट टू यूज ऑफ एसेट्स है, लीज है, इसको साइड पे कर लेते हैं, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सिर्फ बताने का मकसद है कि मैं एसेट की डेफिनेशन आपको समझा सकूं। सीधा एसेट्स वो चीज होती है जब आप उसको या तो परचेज कर लेते हो या किसी पास्ट इवेंट की वजह से आपके पास आ गया, किसी भी पास्ट इवेंट की वजह से, और उससे एंटिटी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रही हो और वो आप कंट्रोल कर सके हो, तो ये एसेट्स हो जाता है आपके पास। ये तीन बातें अगर एसेट्स में आ रही है, किसी भी इवेंट में आ रही है, तो वो आप उसको एसेट रिकॉर्ड कर लोगे। आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, आप किसी इवेंट की वजह से, पास्ट इवेंट की वजह से आपके पास आया हुआ है, और आप उससे फ्यूचर में कुछ एक्सपेक्टेड फ्लो बेनिफिट्स वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप उसको एसेट रिकॉर्ड करेंगे। यहां तक सीधा क्लियर है या अभी तो ठीक है? लीज को हम साइड पे कर रहे हैं, यस सर। ठीक है। सेम इज लायबिलिटी है। आपके पास जो ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशंस मींस जो किसी वजह से जो है ना आपने क्लेम्स है, जो क्लेम्स है, फॉर एग्जांपल आपके स्टेटमेंट में या आपके पास जो है ना अकाउंट्स पेबल है या लोन्स है, आपके स्टेटमेंट में शो हो रहे, तो ये जो है ना कर्जा है, किसी का कर्जा है जो कैसे आया है, कोई आपने किसी बैंक से पिछले सालों में लिया होगा, या आपने किसी सामान कर्ज पे लिया होगा, या आपने किसी को पेमेंट की, सॉरी किसी को जो है ना आपने ओवरड्राफ्ट की तो पेमेंट की होगी जो आपने अभी तक पेमेंट दी होगी, तो आपके स्टेटमेंट में जो सारे कर्जे छोटे मोटे नजर आते हैं ना, क्लेम्स, ऑब्लिगेशंस, ये किसी पास्ट इवेंट की वजह से आ रहे होंगे। ऐसे ही है ना, आपने सप्लायर्स को फॉर एग्जांपल पेमेंट करनी है, उससे सामान ले लिया है, लेकिन उसको कुछ महीनों के बाद पेमेंट कर लेते हो, 3-4 महीने, तो अकाउंट्स पेबल्स में जो है ना वो नजर आ रहे हैं। तो जो अकाउंट्स पेबल नजर आते हैं, तो ये आपके आज का कर्जा है जो आपने पिछले दिनों कुछ सामान लिया था लेकिन उसको दिया नहीं है पैसे, फ्यूचर ये आप दोगे, ऐसे ही है। सिद्रा ने फॉर एग्जांपल जासिम से कुछ पैसे लिए, आज सिद्रा के ऊपर जो है ना 1000 रुपए का कर्जा है, और सिद्रा ने कहा कि मेरे पास जो आज का कर्जा है वो जासिम का 1000, ये मैंने पिछले दिनों उससे लिए थे, लेकिन अगले 1-2 दिन में मैं उसको वापस कर दूंगी। आप समझ आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है, सबको समझ आ रही है ना? जो सिद्रा के पास आज 1000 रुपए का कर्जा जासिम का आ रहा है, तो ये उसने पिछले दिनों किसी वजह से उससे लिए होंगी, जैसे भी कोई भी वजह हो, पास्ट इवेंट आकर हुआ, किसी वजह से उसने जो है ना जासिम से 1000 रुपए का कर्जा लिया, आज उसके अकाउंट में 1000 शो हो रहे, और सिद्रा कह रही है कि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ पीरियड्स में ये जासिम को मैं वापस कर दूंगी। तो ऐसे कुछ आइटम अगर आपके पास आ रहे हो, तो आपने उसको सिंपली लायबिलिटी में डाल लेना है। यस आप समझ आइए? तो ये करंट लायबिलिटी होगी। ये करंट और नॉन करंट है ना, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ये अभी फिलहाल आप लोग डेफिनेशन ही देख ले, फिर कंफ्यूज होंगे।
यस मैं ज्यादा इंडेप्थ नहीं जा रहा हूँ, आप जो है ना फिर कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंस, नेक्स्ट हमारे पास दो आइटम है, इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम क्या होती है? जो मालियत हमारे पास आ रही होती है सर। एग्जैक्टली। अगर तो मैं कहूं कि आपके पास आपका घर है, तो ये आपकी इनकम है ना, आप इसको जी किसी सर। टाइम बेच सकते हो। आपके पास आपकी गाड़ी है, ये आपकी मलियत है ना। तो आपकी गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी आपने गाड़ी ले ली है, आपने घर ले लिया है, आपने जो है ना कुछ और प्लॉट साथ में ले लिए, तो ये सारी चीजें आपकी इनकम को बढ़ा रही है। जी सर। और साथ साथ आप क्या कर रहे हो सिद्धरा, आप क्या खर्चे कर रहे हो साथ साथ जो है ना, हाँ साथ साथ जो है ना आप क्या कर रहे हो, वो तो कर रहे हो, वो तो कर रहे हो, वो तो आप कर रहे हो, जैसे साथ मैं साथ आप क्यूट ये करो कर रहे यार। हो। हाँ, वो जो है ना आप साथ साथ क्या कर रहे हो सिद्धरा, कि आपने जो जासिम से कर्जे लिए, बिल्डिंग भी ले लिए, प्लॉट भी ले लिए, साथ साथ उसके जासिम को भी कर्जा दे दिया वापस, संजील को भी कर्जा दे दिया, बाकी जिस चीज कर्जा लिया था वो आहिस्ता आप कर्जे भी वापस कर रहे हो। तो आप कर्जों को कम कर रहे हो और अपने एसेट्स को बढ़ा रहे हो, कर्जों को कम कर रहे हो और एसेट्स को बढ़ा रहे हो। सिंपल डिफिनीशन है इसकी। अच्छा, एक्सपेंस कम अगर हो तो रहा है। इंक्रीज इन एसेट्स है और डिक्रीज इन लायबिलिटी है, इंक्रीज इन एसेट्स है, डिक्रीज इन लायबिलिटी है, तो ये आपके इनकम में आएंगे, ये आपके इनकम में आएंगे। लेकिन अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो जो आपके बिजनेस में अगर तो इंक्रीज हो रहा है एसेट्स में और डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी में, इंक्रीज हो रहा है एसेट्स में, डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी में, जो आपकी इक्विटी को इंक्रीज करता है। इक्विटी को हमने फर्स्ट क्लास में डिफिनेशन वो पढ़ी थी ना, ये अकाउंटिंग इक्वेशंस,